हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम सर। ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यूपीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कशन के यूनिट को लेके चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन डिस्कशन में आज का जो टॉपिक रखा गया है वो पंचायत सिस्टम को रखा गया है। पंचायत सिस्टम पे मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी मिला के आप ये मान के चलो कि 2 to 3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में फिक्स्ड है। एक हम पहले पंचायत का ओवरव्यू करेंगे, फिर आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जरा हम गवर्नमेंट के सेटअप को समझते हैं कि हमारे यहाँ कितने लेवल की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, उसके क्या काम है और कैसे कार्य का बंटवारा किया गया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल प्ले होता है। फिर संविधान जब शुरू हुआ उसके उस समय पंचायतों की क्या व्यवस्था थी। 73rd 74th अमेंडमेंट, जिसको कि मील का पत्थर कहा जाता है, लैंडमार्क अमेंडमेंट कहा जाता है, हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दिया और पूरा शासन के एक नए लेयर को क्रिएट कर दिया। तो जैसे डुअल लेवल फेडरलिज्म हमारा ट्राई लेवल फेडरलिज्म में कैसे बदलता है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। पंचायत, सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूं आपको कि क्या सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ। तो वो सिस्टम है, जैसे अगर हम कहें गवर्नमेंट, तो आप लोग मुझे बताओ कि कितने लेवल की गवर्नमेंट है। तो 3 लेवल की गवर्नमेंट है हमारे देश में। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, फिर है स्टेट्स गवर्नमेंट, या इसी को हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्रांतीय सरकार। फिर तीसरा लेयर जो क्रिएट किया गया, तीसरा लेयर हमारा क्रिएट होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हमने 2 मॉडल बनाए हैं। एक पंचायत, दूसरा नगर पालिका। नगर पालिका फॉर अर्बन एरिया एंड पंचायत फॉर रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों। ये दोनों लेवल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही थे। पंचायत को हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रखा और म्यूनिसिपैलिटी को हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट से रखा। ये बिलोंग करता है पार्ट 9A और पंचायत का चैप्टर है पार्ट 9। ठीक है। इन दोनों लेवल में अब देखो, किसी भी कंट्री में अगर एक से ज्यादा लेयर की गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट के वर्क्स को, काम को बांटना पड़ेगा। तो इन दोनों लेयर के गवर्नमेंट्स को, काम को जो बांटता है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल दिया गया है। आप सारे लोगों को पता होगा। और इस 7th शेड्यूल जुड़ा है किससे? पावर डिवीजन की। इसको पावर डिवीजन भी कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर। ये 3 लिस्ट से जुड़ा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ मेकिंग करता है? यूनियन लिस्ट पे लॉ मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की।
स्टेट लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की अपने अपने एम्बिट में, अपने अपने स्टेट्स में। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकती है अगर बहुत डिफरेंट तरीके के लॉज बन गए, या देयर इज रिक्वायर जनरली लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बट इफ there is any problem, yeah, there is a requirement of uniformity in all over the country, then parliament can make law on the subject of concurrent list। क्लियर हो गया? अगर देश में एक रूप कानून की जरूरत है, सामान्यतः समवर्ती सूची के विषय पे राज्य सरकारें कानून बनाती है, लेकिन अगर एक रूपता की जरूरत है या अलग अलग स्टेट बहुत ही डिफरेंट तरह के कानून बना दिए, तो ऐसे मुद्दों पे संसद कानून बना देती है, फिर संसद का ही कानून मान्य होता है, स्टेट के कानून खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ये लिस्ट है पावर डिवीजन। अब सबसे बड़ी बात है कि 73rd और 74th को लैंडमार्क क्यों कहा जाता है? लैंडमार्क या मील का पत्थर, जैसे कुछ अमेंडमेंट है, आप अमेंडमेंट पढ़ोगे तो लगभग 104-5 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा तो 22-25 के आसपास अमेंडमेंट आपके इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ सुपर इम्पोर्टेंट है जो मेजर कहे जाते हैं, जैसे पहला अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 103 अमेंडमेंट। तो ये जो है कुछ अमेंडमेंट लैंडमार्क है जिनको आपको याद रखना ही रखना, और ज्यादातर आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो जो लैंडमार्क अमेंडमेंट है उन्हीं से क्वेश्चन भी पिक करता है। तो 73rd और 74th से डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहता है। तो पहले समझते हैं कि आखिर 73rd और 74th का इंपॉर्टेंस क्या है, या पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम जब गवर्नमेंट को स्ट्रक्चराइज किए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वी पुट 2 लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं डुअल पॉलिटी या फेडरल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज। इस डुअल पॉलिटी में एक हमने बनाया यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा हमने रखा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और यही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पंचायत का जो स्टेटस था वो डीपीएसपी नाम का एक चैप्टर है, पार्ट 4। इस चैप्टर का नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल 40 था, इसमें पंचायत की चर्चा की गई। और ये आर्टिकल था क्या, नोट कर लीजिए। आर्टिकल 40 में क्या लाइन, क्या टर्म्स यूज किए गए थे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये दिया हुआ। अब देखो डीपीएसपी का जो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े होंगे ये मैं मान के चल रहा हूं, तो डीपीएसपी डिपेंड करता है स्टेट विल पे। स्टेट विल मतलब राज्य की क्षमता पे। इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। जैसे आपसे पूछूं मैं कि मिड डे मील स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, तो क्या मनरेगा स्कीम की रिक्वायरमेंट 2006 में थी, उसके पहले नहीं थी? या विधवा पेंशन योजना है, मुझे तो लगता है 1947 में ज्यादा जरूरत थी भारत पाकिस्तान विभाजन, लेकिन तब स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि इतने लार्ज स्कीम को स्टेट रन कर पाए। तो इनको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है कि जब स्टेट की क्षमता होगी तो स्टेट इन कार्यों को करे। गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उन सब के रूट्स कहाँ मिलते हैं? उन सब के रूट्स मिलते हैं डीपीएस। तो पार्ट 4 में ही रख दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर था, और एक्चुअली क्या है कि पंचायत का गठन करना ये सब्जेक्ट ही था किसका? स्टेट लिस्ट का। ठीक है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, तो इस पे राज्य सरकारों को काम करना था। ये जो बताया ना आपको स्टेट लिस्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट मेंशन था। तो राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से पंचायतों का गठन कर दिया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, क्योंकि दिया कहाँ था? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 किसमें? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य के ऊपर कोई बाध्यता नहीं, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि
कि राज्य इसको जब उसकी इच्छा होगी, जब उसकी कैपेसिटी होगी तो इसको इम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। फिर भी आजादी के बाद, चूंकि आजादी के समय दो विचारधाराएं बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, एक गांधीवाद और दूसरा समाजवाद। एक केस है डीएस नगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा वर्डिक्ट दिया है कि इंडियन सोशलिज्म इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म एंड इट्स डेफिनेटली टिल्टेड टुवर्ड्स गांधीज्म। भारतीय समाजवाद एक अनोखा मिश्रण है मार्क्सवाद का और गांधीवाद का, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। तो पंचायतों को लेके महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे और शुरू से ही वो पंचायतों के हिमायती थे, तो स्पेशली वो पंचायतों पे बड़ा फोकस करते। क्लियर हो गया। अब आजादी के समय उनका एसेसिनेशन हो गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, और लेकिन जो लीडर्स थे दे वर द फॉलोअर्स ऑफ गांधी। तो इमीडिएट पंचायती राज सिस्टम को तो चूंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था इसलिए शुरू नहीं किया गया, लेकिन 1952 में एक प्रोग्राम लाया गया, शायद आप लोग सुने हो, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। सीडीपी प्रोग्राम लाया गया 1952 में भारत सरकार की तरफ से, और दिस प्रोग्राम फॉलोड बाय नेशनल एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज। इसमें यूएस की फोर्ड फाउंडेशन ने भी हेल्प किया था और फैसिलिटीज के एक्सपेंशन के लिए, और भारत सरकार के प्रयासों से ये दोनों प्रोग्राम ये 1952 और ये 1953 में लॉन्च किए गए। ठीक है। मेन प्रोग्राम जो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई 1956। ये कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। जिसने भी पंचायत के चैप्टर को पढ़ा होगा और डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट कमेटी बनाई गई। अच्छा, यूपीएससी ने एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा कि बलवंत राय मेहता कमेटी किस लिए बनाई गई थी। सबने लगा दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, मतलब 99% लोगों के लिए। बट बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड टू एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, and this committee after examination recommended for the establishment of tri-level पंचायत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जांच करने के बाद जो सिफारिश की वो कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाए और इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिप्लेस किया जाए पीआरआई से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर पीआरआई एंड एस्टैब्लिश फॉर टू इवेलुएट सीडीपी प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर हो गया। 1956 में एक कमेटी बनी, 1957 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया, 1958 में इसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में एक जगह है नागौर, बहुत बड़ा पशु मेला लगता है वहां पे, उस नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर 1959। इसमें जवाहरलाल नेहरू हाथी पे बैठ के गए, बहुत गाजे बाजे के साथ इसको इनिशिएट किया गया, और राज्यों से अपील की गई कि सब लोग पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करें और पंचायती राज संस्थाएं अपने लक्ष्यों के लिए काम करें। बात समझ में आ रही है मेरी? लग गया भाई। अब एक काम चलता रहा, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण ये पंचायती राज संस्थाओं से जो उम्मीद थी उस तरह से इंक्रीज नहीं की, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी रही,
एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की कमी रही, इन इंस्टीट्यूशंस को क्रश किया गया, रोका गया, ये सब चीजें लगी रही इनके साथ। क्लियर हो गया? स्टेट बहुत अकाउंटेबल नहीं थे, पंचायती राज स्टेट मतलब प्रोविंसेस, राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को बनाने में। अच्छा, ये भी रिकमेंड कर दिया गया था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज को मना कर दिया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। खैर, कुछ परिस्थितियां बदली, आपको ये भी याद होगा 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, फिर चाइना से युद्ध, तमाम झटके भी पड़े हमारे ऊपर। तो थर्ड 5 ईयर प्लान भी हमारा बुरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद फिर देश में राजनीतिक परिवर्तनों का दौर आया और एक सरकार बनती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है। और इस जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए बड़ा अच्छा अप्रोच रखा था और इन्होंने अगली कमेटी बनाई, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने दोबारा रिकमेंड किया, बड़ी ही रिवोल्यूशनरी रिकमेंडेशन थी अशोक मेहता कमेटी की। इन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिया जाए, इनके लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था की जाए इन इंस्टीट्यूशंस के काम करने के लिए। एक और बड़ा रिवोल्यूशन इन्होंने तो न्याय पंचायतों को गठित करने की बात भी की कि ग्रामीण लेवल पे जो डिस्प्यूट है वो पंचायतें ही बैठ के सॉल्व कर ले। और सबसे रिवोल्यूशनरी रिकमेंडेशन थी इनकी कि जो विलेज पंचायत है उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। 2 लेवल की पंचायत बनाई थी कि कुछ गांव के समूह पे एक पंचायत बना जाए, मतलब ट्राई लेवल जो स्ट्रक्चर था कि विलेज पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट लेवल जिसको कहते हैं, और एपेक्स लेवल है इसका डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो इन्होंने कहा नहीं, हम वो कुछ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया बना के वो कहा कि हम कुछ गांव के समूह पे बनाएंगे, मतलब ग्रास रूट लेवल को इन्होंने हटा। क्लियर हो गया? खैर, अशोक मेहता कमेटी पे रिकमेंडेशंस जब आई तो कुछ राज्यों ने 2 लेवल का पंचायती राज बनाया, कुछ ने 4 टायर का भी बनाया। इसको कहीं लिख लीजिएगा, 4 टायर पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल में। ये भी पूछता है। अब रिकमेंडेशन तो कई कई पेज में है, सारी नहीं बताई जा सकती है, जो रेलिवेंट है और जो पूछता है एग्जाम वो सारा डिस्कशन में बता दिया। लेकिन इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के साथ प्रॉब्लम क्या हुई बेटे कि इन कमेटी के रिकमेंडेशंस को, चूंकि जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन रही नहीं, कुल 27-28 महीने ये सरकार चली, या 23 महीने अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो सरकार कोलैप्स कर गई। इसलिए इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बहुत काम हुआ नहीं, दोबारा कांग्रेस की सरकार चलता रहा, फिर छोटी छोटी कमेटियां बनती रही। एक और बड़ी कमेटी बनती है 1985 में, और वो कमेटी बनाता है प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन 1985 में जो कमेटी बनाता है उसका नाम है GVK राव कमेटी। इस GVK राव कमेटी ने, अब यहाँ कुछ शब्द पढ़िए करिएगा, बलवंत राय मेहता ने क्या रिकमेंड किया था? ट्राई लेवल PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और नाम दिया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये शब्द भी उन्होंने दिया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। GVK राव कमेटी ने ये क्वेश्चन पूछा है, जो रिकमेंडेशंस की, उस समय जो इंडिया में पंचायत, तो 17 स्टेट में पंचायत के इलेक्शन हुए ही नहीं थे, या पंचायतें थी सस्पेंड थी, मतलब कोई काम हो नहीं रहा था। तो उन्होंने इन पंचायती राज संस्थाओं को, GVK राव कमेटी ने एक नाम मेंशन किया। अगर आप PYQ किए होंगे तो ये क्वेश्चन में मिला होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर ग्रास विदाउट रूट्स, बिना जड़ की घासे कहा है इनको। जैसे घास है, कभी आप फील्ड में देखे कहीं घास हो गई, फिर प्लेन है, फिर थोड़ी देर पे हो गई, उखाड़ के फेंक दिए, ऐसे पड़ी रहती है, मतलब कोई पैटर्न नहीं था। कहीं 4 टायर की बनी है, कहीं 2 टायर की बनी, कहीं 3 टायर की बनी, कहीं सस्पेंड है, कहीं 15 साल से इलेक्शन ही नहीं हुआ। इस तरह की पोजीशन थी पंचायती राज संस्थाओं। GVK राव कमेटी बनती है,
रिकमेंडेशंस वगैरह आती है, कुछ एफर्ट्स लगाए जाते हैं। फिर राजीव गांधी सरकार आती है। राजीव गांधी सरकार एफर्ट्स लगाती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को सही करने के लिए, तो 2 अमेंडमेंट आते हैं। अच्छा, राजीव गांधी के साथ एक पर्सनली आपको बता दें कि चूंकि इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन के बाद राजीव गांधी की सरकार बनी थी, तो उस समय चूंकि वो सिंपैथी पे वोटिंग हो गई थी देश में, तो राजीव गांधी बस बहुत ही बम्पर मेजॉरिटी थी। लोकसभा के 500 सीटों में से 450 सीटें कांग्रेस के पास, लेकिन राज्यसभा में बहुमत, इसलिए 2 संविधान संशोधन आए। ये भी पूछे गए हैं 64वां और 65वां, जैसे हम पढ़ते ना 73 और 74, वैसे ही पहला एफर्ट जो था वो 64 और 65 था। इसी दौरान एक कमेटी बनी थी, LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, एंड इस कमेटी ने, दिस कमेटी रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन फॉर द पंचायत, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायतों को। जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार संविधान से मान्यता प्राप्त है, वैसे इसको 40 से को एलाबोरेट करके नए चैप्टर जोड़े जाएं, और उसी ले आया था 64 और 65 अमेंडमेंट एक्ट। लक्ष्मीमल संघ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं एकदम डेफिनेट श्योर हूँ, 100% श्योर, डैम श्योर ये क्वेश्चन आ चुका है। इसे ध्यान रखिएगा कि किस कमेटी ने पंचायत को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात की। LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे प्रयास किए गए, 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक आया, लेकिन लोकसभा में तुरंत पास होने के बावजूद भी राज्यसभा में बहुमत की कमी की वजह से ये संशोधन पास नहीं, तो ये पारित नहीं, गिर गए। इसके बाद फिर एफर्ट्स लगाए गए, राजीव गांधी का भी एसेसिनेशन हो गया। बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो बीपी सिंह सरकार ने बड़ी कोशिश की, उसमें एक पूरे भारत से सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया और शासन के एक नया लेयर को क्रिएट करने के लिए कहा गया कि भाई इसमें सारे लोग साथ दें। बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी कोई अमली जामा जो कहा जाता है कि फॉर्मली इंस्टीट्यूशन बन नहीं पाया। उसके बाद 91 में हम इकोनॉमिक क्राइसिस देखने लगे। थोड़ा बहुत जब संभले, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट स्टेबल हुई जाके, तो उन्होंने कमेटी अपॉइंट की, पीके थंगुन कमेटी, और इस पीके थंगुन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 73rd और 74th अमेंडमेंट आए, और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू पूरा एक पार्ट 9 और एक शेड्यूल 11 और इधर म्यूनिसिपैलिटी के लिए शेड्यूल 12 इंसर्ट किए गए। शेड्यूल 11 में, अनुसूची 11 में पंचायतों के 29 काम रखे गए, और इसमें 18 वर्क्स रखे गए। जैसे यहाँ पे ना यूनियन लिस्ट में 101 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 62 सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, किस पे कौन कानून बनाएगा ये डिसाइड है। उसी तरह क्लियर कट मेंशन किया गया, फाइनेंशियल एलोकेशंस किए गए, और राज्य सरकारों को रिस्पॉन्सिबल किया गया कि आपको पंचायत का इलेक्शन कराना ही कराना है, किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और बकायदे पूरा सिस्टमाइज करके आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट। इसी तरह 9A 74th अमेंडमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको दिया गया। इनका इलेक्शन कैसे होगा, इनमें लेवल कैसे होंगे, इनमें रिजर्वेशन का क्या परसेंटेज आएगा। विमेन्स रिजर्वेशन पहली बार, फर्स्ट टाइम, अगर पूरे इंडिया में कहीं इंट्रोड्यूस होता है तो पंचायत में इंट्रोड्यूस होता है। आर्टिकल 243D क्लियर हो गया। इसमें विमेन्स रिजर्वेशन की बात की जाती है, 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित की गई क्लियरली, ठीक है। इसी तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग से स्टेब्लिश किए। डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। ये सारी चीजें पार्ट 9 और पार्ट 9A में 73rd और 74th अमेंडमेंट से रखा गया। और नाउ दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन
and India created a new layer of governance with the name of local self-government at two status, पंचायत एंड नगर पालिका। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं का एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको दिया है। अगर डिटेल्स में जानना हो तो उसके लिए आप क्लासरूम के लेक्चर देखिए, क्वेश्चन डिस्कशन में ये सफिशिएंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन की व्यवस्था क्या है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? पहला है सिंगल टायर स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। दूसरा है टू टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड ब्लॉक लेवल। तीसरा है थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। चौथा है फोर टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल। अभी मैंने आपको बार बार कहा कि हमारे यहाँ क्या रखा गया है, पीआरआई जो रखे गए हैं, पीआरआई जो रखे गए, थ्री टायर सिस्टम रखा गया है, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्लियर हो गया? और इसका आंसर हो गया सी। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की 3 स्तरीय व्यवस्था को रखा गया है। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उसका इंटरप्रिटेशन है। अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट, थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द इंटरमीडिएट पंचायत। ठीक है, इसको आम लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं बेटा ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। अब जैसे मैं यूपी से हूं तो इसको कहा जाता है ब्लॉक पंचायत इंटरमीडिएट लेवल को, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का नाम डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959। किस स्टेट में किया गया था बताइए? अभी मैंने आपसे डिस्कशन में ही बताया था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959। और एक चीज होता है, नेहरू जी हाथी पे बैठ के गए थे पंचायती राज संस्थाओं के उद्घाटन के लिए। हाथी इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको एक क्वेश्चन याद है। मतलब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अक्टूबर 2, 1959 पर आंध्र प्रदेश। उसके बाद सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग? पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, बिल्कुल होगा। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। थर्ड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और फोर्थ है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज संस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? देखो, अनडाउटली पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा ही जाता है पंचायती राज संस्थाओं को। और कभी आप गौर करिएगा,
आप अपने स्टेट के 3 इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं, लोकसभा एमपी का, स्टेट एमएलए का, और तीसरा होता है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज संस्था। कभी आप वोटिंग परसेंटेज देखिए, 60 to 65 के बीच में हम जाते हैं लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज। एमएलए वाले में अप टू 70-72, अगर पूरे देश की बात करें तो 70%। और कभी पंचायत का आप पार्टिसिपेशन देखिएगा उठा, ऑलवेज अबव द 90%, 92, 96, 95, 95.8, इस तरह से वोटिंग परसेंटेज है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी। ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी देखो है तो ये 4, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज गौर कर दीजिएगा, एक लाइन जोड़ दिया है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, कि मूलभूत प्रिंसिपल क्या हो, मूल उद्देश्य। देखो यहां लिखा भी कि मूल उद्देश्य क्या है, तो एक तो विकास में भागीदारी, दूसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। वैसे अगर पूछ दे कि पंचायती राज संस्थाओं के उद्देश्य क्या, तो चारों ऑप्शन, क्योंकि मूलभूत पूछा है तो उसके लिए कौन सा होगा, ये तो 1 and 3 ओनली, तो इसका जवाब होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, वित्तीय संसाधनों को जुटाना पंचायतों का मूल उद्देश्य नहीं है। भले ही पंचायतों के पास राजस्व एकत्र करने की शक्तियां हों, राजनीतिक जवाबदेही से तात्पर्य सरकारी अधिकारियों, राज्यता सिविल सेवकों दोनों की जिम्मेदारी और दायित्व से है कि वे समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करें, परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ठीक है, आप लोगों को बार बार बताता हूं, राजनीतिक जवाबदेही की बात जब आएगी, ये वाला लाइन, ठीक है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इज नॉट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीआरआई, ये एल हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इवन दो पंचायत हैव द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, पंचायतों के पास ये शक्तियां हैं कि वो कर संग्रहण कर सके। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ और ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो इसमें चूंकि पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स यानी कि ब्यूरोक्रेट्स दोनों आ जाते हैं, लेकिन इसमें केवल पंचायती राज संस्थाओं को पूछा है, इसलिए पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दूसरा क्या है, बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जहां आप फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं जनरेट कर सकते हो, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे इसके माध्यम से काम होता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये पेशा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। The government enacted Panchayat Extension to Scheduled Areas पेशा एक्ट इन 1996। गवर्नमेंट ने 1996 में जो पंचायती राज अधिनियम बना था, ये 93 में जाके फाइनल हुआ, 73rd अमेंडमेंट। उसके बाद चूंकि ये एक जो सबसे टफेस्ट टाइप का अमेंडमेंट होता है उस प्रोसेस से हुआ था, तो आधे स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास होके आना था। और जो 73rd और 74th का जो अमेंडमेंट है, ये अम्ब्रेला प्रोविजंस को बताता, मतलब मोटे मोटे प्रोविजंस ये बताता है। स्टेट अगर कुछ ऐड करना चाहे तो कर ले। जैसे आपको पता होगा कि पंचायतों में कितना आरक्षण दिया गया, 33%, लेकिन बहुत से राज्यों ने, जैसे बिहार में अप टू 55% पार्टिसिपेशन विमेंस को दिया गया, 50 किया गया था, फिर 55 किया गया, एमपी में 50% कर दिया गया महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। ठीक है, तो राज्य चाहे तो बढ़ा सकता है। अब ये क्या है, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र जो है, जब इनको पढ़ेंगे आप 5th और 6th शेड्यूल, 5वीं और 6वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची देश के अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़ी हुई, 6वीं अनुसूची 4 स्पेशल राज्यों से जुड़ी हुई। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
इनसे जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल और एडवाइजरी काउंसिल नाम से दो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल। इसके अलावा जो 5th शेड्यूल के हैं उन एरियाज में पंचायती राज के अधिनियमों का एक्सटेंशन किया गया। मैंने पहले इसको बाहर रखा गया था, अब शेड्यूल्ड एरियाज में भी पंचायती राज को लागू किया गया 96 के इस अधिनियम से। ठीक है, इसी को कहा गया पेशा, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। तो शेड्यूल्ड एरियाज कहाँ दिए गए हैं? 5th और 6th शेड्यूल में। और पंचायती राज का तो आई गया 73rd अमेंडमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट को शेड्यूल एरियाज में भी लागू किया जाए। और क्यों लागू किया जाएगा, अब यही क्वेश्चन है। The government enacted the Panchayat Extension Scheduled Area PESA Act in 1996, which one of the following is not identified as its objective? किसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसका उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस पे हमको फोकस करना है। आते हैं टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। पंचायती राज का तो मीनिंग ही है कि सेल्फ, इसको सेल्फ रूल कहा ही जाता है, सेल्फ गवर्नेंस दिया जाता है। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स फॉर ट्राइबल एरियाज, ये भी सही है। टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, अब क्या आंसर होगा इसका? बी, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता इनके ऑलरेडी दी जा चुकी है, उसके लिए अलग है। और कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो वो शक्ति दी गई है ग्राम सभा को, जो आगे डिस्कस करेंगे तो भी हमको ये क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ डिटेल किया गया है। पेशा एंड द वर्ड और द ग्रांट राइट टू ट्राइबल्स इन द कंट्री आर legislation on panchayat shall be in conformity with the customary laws, social and religious practices and traditional management practices of the community's resources. Habitation or group of habitation or a hamlet or a group of hamlets compromising a community and the management its affair in accordance with the tradition and the custom, and shall have the सेपरेट ग्राम सभा, यही जो बताया था अभी आपको। ठीक है, एवरी ग्राम सभा टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ पीपल, देयर कल्चर, आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेस एंड द कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। क्लियर हुआ? तो ये आपकी पोजीशन बन रही है इन एक्ट की, पेशा एक्ट की। एक अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है? स्थानीय निकायों में, पहला, भारतीय संविधान स्थानीय सरकार संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र स्तर नहीं है। According to the Indian Constitution, local government is not an independent tier in the federal system. ठीक है, दूसरा है 30% of the seats in a local bodies are reserved for women. 30% नहीं है, ये परसेंटेज है 33। तो स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। अभी आपको बता रहे आर्टिकल 243D ये प्रोविजन करता है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसका आंसर है बी। देखो 1/3 33% सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आज का डिस्कशन बेटा हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल 100% मिल जाएगी। अच्छा, ये यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एक हमने 100 डेज का प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसको आप ज्वाइन करिए, जुड़िए, हमारे ऐप पे आइए। ये आपको
एक क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, 5 आवर्स की क्लासेस दी जाएंगी, डेली क्विज रहेगा, टेस्ट असिस्टेंट रहेंगे और यूपीएससी पीवाईक्यू की पूरी डीप एनालिसिस की जाएगी। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। बहुत ही छोटी सी फीस रखी गई 24,999, इसमें 20% आप भी है, तो लगभग आपको 20,000 के आसपास फीस पड़ेगी। तो आप सभी का स्वागत है, इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू।